हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके एपिसोड नंबर 88 में। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट फाइल के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि एनवायरनमेंट फाइल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंगुलर के प्रोजेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगुलर अपने एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन को आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड करके रखना होता है। क्यों? जैसे कि अगर मान लिया आप अपने प्रोजेक्ट में मैप यूज़ करना चाहते हैं, गूगल मैप, तो उसके लिए कुछ कीज़ होते हैं। अगर वो कीज़ एक्सपोज हो जाता है तो कोई भी आपके गूगल मैप को यूज़ कर सकता है। आपने पैसा दिया उसके लिए, बट वो की आप नहीं चाहते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में यूज़ हो, तो वो की आप कहाँ रखोगे? तो कुछ ना कुछ जगह होना चाहिए जो सीक्रेटली हो, वो है एनवायरनमेंट फाइल। तो यही है एनवायरनमेंट फाइल। और चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ होगा नहीं। तो चलिए कोड में वहाँ चलते हैं। अभी मैं नया प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाऊंगा और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि एनवायरनमेंट फाइल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं फ़ोल्डर में जहाँ पर कि हम नया प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाएंगे। ओके ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी कोई फ़ोल्डर नहीं है। इस एक फ़ोल्डर में हम एक एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ डालते हैं क्या, तो यहाँ करते हैं ng न्यू एनवायरनमेंट ENVIRONMENT एनवायरनमेंट। ये मैं डेमो के नाम से एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाते हैं। तो बस ये तो सिंपल सी बात है, जब प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे बनता है आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम SCSS को रखते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग हम अभी नहीं रखते हैं, ठीक है ये। और जब ये प्रोजेक्ट फोल्डर बन जाएगा तो हम वापस आते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। तो चलिए हम इसके फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, CD टैब एनवायरनमेंट डेमो, और इसमें लिखते हैं कोड डॉट, जो कि आप पहले से जानते हैं। तो ये हमारा VS कोड खोल देगा। यस, ये आ गया। ओके, खुल जा, ठीक है। तो ये हमारा VS कोड जब खुल गया, अब इसमें क्या करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब जो नया वर्जन है ये एनवायरनमेंट फोल्डर बना के देता है। नहीं, देखिए रूट पे हमारा कोई इन्वायरमेंट फोल्डर नहीं है, SRC के अंदर में भी कोई इन्वायरमेंट फोल्डर नहीं है, और एप्लीकेशन में भी इन्वायरमेंट फोल्डर नहीं है। तो पहले का वर्जन क्या करता था, इन्वायरमेंट फोल्डर बना करके देता था, वो भी SRC फोल्डर के अंदर, बट अब नहीं देता है। चलिए, इससे पहले कि हम एनवायरनमेंट के अंदर में कोड लिखना शुरू करें, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि ये हमें एंड पॉइंट, डिफरेंट एंड पॉइंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके कंपनी में जो प्रोजेक्ट डिलीवर होता है क्लाइंट के पास, प्रोडक्शन में जाता है जब, तो वो कितने फेजेस से जाता है। एक डेवलपमेंट फेजेस से जाता है, सेकेंड स्टेजिंग फेजेस से जाता है, तीसरा डिपेंड करता है कि UAT में अगर गया तो ठीक है, अब फिर उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट प्रोड में चला जाता है। ठीक है, जो भी आपका फॉलो होता है कि डेवलपर बनाया, एक और कुछ बंदे बैठे हैं जो स्टेज पे चेक किया किसी और एनवायरनमेंट में, और कुछ फिर टेस्टिंग वाला पर्सन आया, उसको चेक किया, फिर प्रोडक्शन में चला गया। तो अब ज़रा सोचिए कि जो बंदा लोकल होस्ट में काम कर रहा है, लोकल पे काम कर रहा है, तो उसका डेटा हो सकता है डिफरेंट हो, क्योंकि वो तो डेटा डमी डेटा भी हो सकता है ना, प्रोडक्शन का डेटा तो होगा नहीं उसके पास, क्योंकि प्रोडक्शन के डेटा में अगर छेड़छाड़ करेगा तो पूरे दुनिया को पता चलेगा कि यार क्या गड़बड़ी हो रहा है, राइट। इसका मतलब डेव एनवायरनमेंट के लिए अलग URL होगा, API जिसे कॉल होगा। सेम अब कुछ डेटा जो है स्टेज पे जाएगा जब, तो वहाँ पे स्टेज पे जो डेटा है, जब प्रोजेक्ट स्टेज पे जाएगा तो वहाँ पर डेटा कुछ अलग होगा, क्योंकि हो स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर टेस्टिंग होना होगा। अब फिर जब वो मान लेते हैं वही प्रोजेक्ट जब आगे बढ़ेगा तो UAT पे गया, तो हो सकता है वहाँ टेस्टिंग के लिए और भी 4 बंदे बैठे हों उस जगह पर, जिसके पास बहुत सारा डेटा होगा जो लुक लाइक फ्रॉड होगा। ओके, बट एग्जैक्टली फ्रॉड का नहीं होगा, लुक लाइक फ्रॉड होगा, उसके अलग अलग मेथड्स होंगे। तो इन सब चीज़ों में, और फ्रॉड तो भाई फ्रॉड है ही, जो कि इस पूरी दुनिया के पास है, एंड्रॉइड API। तो इस केस में होगा क्या कि आपको अलग अलग API कॉल करना है, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट में हो सकता है मल्टीपल जगह पर API कॉल किए होंगे, जहाँ पे यूज़र का डेटा लेना है, किसी मान लेते हैं कि आप मैनेजमेंट का कर रहे हैं कि, तो यूज़र्स का डेटा, एडमिन का डेटा, तरह तरह के APIs को कॉल कर रहे होंगे, राइट। लेकिन उसका रूट भी तो अलग अलग हो जाएगा ना।
तो उस रूट को अगर बार बार स्टेज पे आ गया तो हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा, राइट? ये तो गलत बात है ना। ऐसा क्यों ना हो कि एक फाइल बने और उसमें से चेंज हो जाए। तो वही है हमारा environment.ts, समझ गए? दूसरा, हो सकता है कि लोकल होस्ट के लिए ऑथेंटिकेशंस का जो ओथ क्लाइंट आईडी है वो अलग हो, सीक्रेट की जिसको कहते हैं, या फिर कुछ वेरिएबल्स ऐसे हों जो अलग हो, स्टेजिंग के लिए अलग हो, किसी को परमिशन हो किसी को ना हो। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा? बार बार चेंज तो नहीं करेंगे ना सबके लिए हार्ड कोडेड। वही फिर आप मान लेते हैं कोई फीचर बनाया आपने, मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसी डेट पर पब्लिश होना है, लेकिन आप उस डेट पे काम तो नहीं होगा, काम तो पहले होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में वो काम हो, बट वो काम दुनिया को ना दिखे। तो हम कोई फीचर का फ्लैग भी डाल सकते हैं, बूलियन वैल्यू, कि अगर वो रहे इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन में जाएगा तो दिखेगा, या जो भी हो उस डेट पे आएगा तो दिखेगा। समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब? ये चीज़ है। तो इसको छिपाने के लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह है वो है हमारा environment.ts, जो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन्वायरमेंट का फोल्डर बनाते हैं, जो कि अब नहीं आता है, पहले होता था। हम यहाँ SRC के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट एस डाल देते हैं, क्योंकि मल्टीपल इन्वायरमेंट का फाइल बनेगा इसमें, और इसमें हम डालते हैं एक और फाइल environment.ts। ये एक बेस environment.ts है जिसको कि हम यूज़ करेंगे लोकल होस्ट के लेकर के। ठीक है, लोकल होस्ट पे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब क्या होता है इस जगह पर कि कमन क्या हो गया? अरे यार, ओके, पता नहीं, जेडीके सब चीज़ बंद कर दिया था। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉन्स्ट बनाएंगे जिसको कि हम बाहर यहाँ पर इसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कौन से हम डाल देते हैं कि ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई जनरली हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब जनरली environment.ts हम लोकल पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में करेंगे फॉल्स। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रोडक्शन हमारा यहाँ फॉल्स होगा। दूसरा, अब API की है, तो अगर मैं API URL कर दूँ तो, और ये API URL हम डाल दें यहाँ पे, क्योंकि लोकल होस्ट पे चलेगा। तो लोकल होस्ट क्या, मान लेते हैं आप .NET यूज़ कर रहे हैं, वैम्प सर्वर PHP यूज़ कर रहे हैं, वैम्प सर्वर्स के थ्रू जा रहे हैं, या जो भी है, तो उसका एक लोकल होस्ट बनेगा। लोकल होस्ट 3000 अलग अलग पोर्ट पे होगा। तो मेरा एक PHP का वेब सर्वर रन हो रहा है, अगर आप यहाँ देखोगे कॉर्नर में, तो एक PHP का वेब सर्वर यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, ये लोकल होस्ट डायरेक्ट पे चल रहा है। ठीक है, सिंपल लोकल होस्ट। तो इसको देंगे http:/localhost। ठीक है, ये डाल दिया हमने। ठीक, बस अभी मैं इतना रखता। API की आपकी मर्जी, अभी API की डालें, क्लाइंट ID डालें, डिपेंड करता है। जितने भी आपको लगता है कि दुनिया को नहीं दिखाना, वो सारे यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ तो आपने कर दिया। अब मेन बात क्या है कि ये फाइल हमने बना दिया, लेकिन ये फाइल कहीं कोई कॉन्फ़िगरेशन में तो जाएगा। एंगुलर को पता कैसे चलेगा कि ये फोल्डर बना और ये फाइल बना है, इसको यूज़ करना है? तो उसके लिए एक जगह है हमारा एंगुलर जेसन यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे उस जगह पर? तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये देखिए, आर्किटेक्ट के अंदर में ये बिल्ड है, यही बिल्ड के अंदर में हम सारे कॉन्फ़िगरेशंस को डालते हैं। तो सिंपल सा बात है, आपका प्रोजेक्ट हुआ और ये हमारा उसके अंदर का आर्किटेक्ट हुआ। ये देखिए प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, और इस प्रोजेक्ट के नाम के अंदर में हमारा ये आर्किटेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर जब आउटपुट फोल्डर, जब बिल्डिंग बनाते हैं प्रोसेस, तो आप डिस्ट फोल्डर के अंदर में देखिए प्रोजेक्ट फोल्डर के नाम से बन रहा है, आप इसे हटा देंगे तो डिस्ट फोल्डर के अंदर में आपका फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको रखता हूँ इसी तरीके से। ठीक है, ओके, और कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा स्पेस का सेटिंग हुआ और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये मत समझिए कुछ चेंज हो गया है। अब जब हम आते हैं यहाँ पर नीचे देखेंगे, उसी में बिल्ड का यहाँ शुरू हुआ, उसी के अंदर में देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला क्या चीज़ है, ये सारे वो ऑप्शंस है जो बिल्डर का अपना ऑप्शंस होता है। ठीक है, उसके जिसमें स्टाइल्स भी होगा, स्क्रिप्ट भी होगा। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आपका सारा चीज़ आएगा। जैसे पहला देखिए प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये डेवलपमेंट का है। ठीक है, ये चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा क्या है कॉन्फ़िगरेशन, ng build जब डालते हैं तो प्रोडक्शन का ही बुक बनेगा। तो इसके अंदर का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है वो यूज़ होगा। ओके, मान लिए बात।
यहाँ पर अब हम इस प्रोडक्शन को बताते हैं कि क्या चीज़ यूज़ करो तुम इन्वायरमेंट को लेकर के। तो इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट के एक और प्रोड के लिए बना लेते हैं, क्योंकि जब लोकल के लिए बना है तो प्रोड के लिए बनाएंगे, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको करता हूँ रीनेम, और इसको हम डालते हैं environment.prod.ts। ठीक है, .prod.ts ये डाल दिए। अब जब प्रोड पे गया तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, तो प्रोडक्शन के लिए ट्रू डालेंगे। और यहाँ हम अपने वेबसाइट का नाम देते हैं uidhtml.com, कि हमारा अब जो URL का जो डेटा आएगा वो इस URL से आएगा। लोकल होस्ट में जब चलाएंगे तो हमारा इससे आएगा। अब यहाँ पे दे रहा है एरर, कह रहा है ये कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल इन्वायरमेंट। आप एक ही प्रोजेक्ट में एक वेरिएबल बना रहे हैं कॉन्स्ट के नाम से, डुप्लीकेसी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एरर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये बता देगा कि आप यहाँ से बाहर के एरिया में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब यहाँ पर हम इसे भी एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ जब ये प्रोडक्शन में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे एक बजट है, और ये हम बताएंगे और क्या क्या चीज़ है। इसके बाद आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फाइल रिप्लेसमेंट। हालांकि एंगुलर जेसन है तो जेसन डबल कोट में होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन एरे होगा। फाइल रिप्लेसमेंट, मल्टीपल फाइल रिप्लेस कर सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं फाइल रिप्लेसमेंट्स, बहुत सारे फाइल को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जाके हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर रिप्लेस और विथ आता है। तो रिप्लेस में गए, और रिप्लेस में आप क्या डालेंगे, कौन सा फाइल को, जो कि src के अंदर से आ रहा है और एनवायरमेंट्स के अंदर से आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर में environment.ts फाइल है। इस फाइल को रिप्लेस कर दो, किससे, वो है हमारा विथ उसी को, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस इसको prod से रिप्लेस कर दो। ठीक है, prod से .prod.ts। ठीक है, ये आ गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने डाल दिया। और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर में, जिसमें कि सोर्स मैपिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें को हटा दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन कर देता हूँ कि प्रोडक्शन में कोड को बहुत एकदम कंप्रेस्ड वे में कोड जाना चाहिए, आपका नॉर्मल कोड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके। इससे पहले कि हम इसको बताएं आगे, ये बजट के बारे में बताते हैं। बजट मतलब सिंपल सी बात है, रुपया पैसे से लेना देना होगा, लेकिन यहाँ डेटा से लेना देना है। अब लोकल होस्ट में देखा जाए तो जितना डेटा आपका रहेगा ज़्यादा, उतना ज़्यादा अगर आप सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, स्पेस ज़्यादा लेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। तो वही ये बजट है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का जो बजट है वो मिनिमम अगर मैक्सिमम अगर इतना केबी को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपको वहाँ तब तक वार्निंग देगा। लेकिन जब इतने MB को क्रॉस करने लगेगा तब आपको एरर देगा कि 1 MB से ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट का साइज़ नहीं होना चाहिए फ्रंट एंड का। ठीक है, सॉरी फॉर अब यहाँ पर वही, अब ये कंपोनेंट का स्टाइल, एक कंपोनेंट कितना बड़ा हो सकता है, छोटा सा 4 5 10 पीस हो गए उसमें एलिमेंट्स, या 20 50 जो भी हो, लेकिन इतना थोड़ी ना कि 2 KB का डेटा खाली CSS में आए, नहीं ना। तो इसलिए दे दिया गया कि मैक्सिमम अगर 2 KB का स्टाइल सीट में डेटा है तो आपको वार्निंग देगा, लेकिन 4 KB पहुंच गया मतलब बहुत बड़ा 10,000 1 लाख लाइन लिख दे रहे हो आप, तो आपको एरर देना शुरू कर देगा वो। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आपको ज़रूरत है उस तरह से करना, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहिए, अगर फिर भी है तो आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, राइट। होप आप समझ गए होंगे इस जगह कि बजट यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आउटपुट हैशिंग। तो आउटपुट हैशिंग इसलिए दिया गया कि आपका जितना भी कोड रेंडर्ड होगा, जितने भी उसमें डेटा आते हैं, तो उसको एक हैश नेम से हैशिंग किया जाता है हर बार। क्यों इसलिए किया जाता है, ताकि आपका कोड कैशे में प्रॉब्लम ना करे। एक बार अगर कोड जनरेट हो गया तो उसका जो हैशिंग कोड बन गया कोई अनजम्बल कैरेक्टर से, तो आप दोबारा जब उसको, अगर ये हैशिंग अगर नहीं होगा, सबको, मतलब कहने का मतलब है कि ये सबको हैश करके रखेगा, मिनिफाइड करके एक अपना नाम देकर रखेगा, इतना समझिए। हालांकि इसके साथ एक और भी अंदर जाएंगे तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, हाँ ऑप्टिमाइजेशन ट्रू चाहिए। क्यों, कोड हल्का होना चाहिए।
ठीक है, कंप्रेस्ड वे में हो जाए, तभी तो वो इन बजट के अंदर में आएगा। ठीक है, वरना पता चलेगा कि आप कोड जितना डालेंगे कंप्रेस्ड में नहीं है तो बैंड बच जाएगी प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट है सोर्स मैप। आपको सोर्स मैप नहीं चाहिए, सोर्स मैप फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि आपका जो कोड का किस फाइल से आ रहा है, लेकिन आप प्रोडक्शन पे क्यों बताओगे दुनिया को कि कोड कहाँ से आ रहा है? आप स्टेज पे बताओ, यूएटी पे भी मत बताओ, बट डेवलपमेंट में बताओ, बट ये आप प्रोडक्शन पे क्यों बताओगे कि आपका कोड किस फाइल से आ रहा है ना? तो सिक्योरिटी। उसके एक्सट्रैक्ट सीएसएस पहले भी था, अब वो हटा दिया गया। अगर मैं यहाँ डालूंगा ना एक्सट्रैक्ट सीएसएस, तो अब नहीं लेगा। ठीक है, ये एरर देगा। एक्सट्रैक्ट सीएसएस ट्रू अगर कर दो तो ये हमको एरर देगा क्या कि अब यूज़ नहीं होता है, इनफैक्ट नॉट अलाउड। ये पहले से है कि सीएसएस को एक्सट्रैक्ट करके रखता है उस जगह पर। नेम है नेम्ड चंक्स। अब नेम्ड चंक्स के क्या है कि इसलिए नेम चंक्स इसमें फॉल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपोनेंट बना, उसका कोई चंक बना, तो उसके सामने में कुछ उस कंपोनेंट का नाम आ जाता है, लेकिन आप नाम क्यों बताओगे पूरे दुनिया को? प्रोडक्शन पे आप डेप पे बताओ, स्टेज पे बताओ कि हाँ इस फाइल का चंक है ये। आप प्रोडक्शन पे क्यों बताओगे, है ना? तो उसके लिए भी फॉल्स हुआ होता है। उसके आता है एओटी कंपाइलेशन ज़रूरी है। एओटी क्या है? अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन है। इसमें क्या होता है कि अब आपका कोड जो है, जैसे आप प्रोडक्शन एनजी बिल्ड करते हैं तो उसी समय जितना एरर है आपको नीचे शो कर देगा। ये नहीं कि आपने एनजी बिल्ड बना दिया, आपको डिस्ट फोल्डर में उसका डेटा चला गया, उसको आपने सर्वर पे डाला, वहाँ पे कोड रन कर रहे हैं तो एरर पे एरर तो कर रहा है। वहाँ एरर देने से बेहतर है ना कि आपका एनजी बिल्ड जब हो रहा हो वहीं पर एरर दे। तो एओटी कंपाइलेशन इज नेसेसरी है। ठीक है, अब उसका है लाइसेंसिंग। अगर आपको लाइसेंसिंग क्यों नहीं होगा? ठीक है, एक्सट्रैक्ट लाइसेंसिंग भी जरूरी है। क्योंकि आप अगर कहीं भी चलाओगे किसी कोड को किसी सर्वर पर डिप्लॉय करोगे तो इसके साथ जो भी एंगुलर का पॉलिसीज़ होते हैं वो सारा लाइसेंस के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तो वो लाइसेंस को इसमें से निकाल के रख लेगा। एंगुलर का अपना जो लाइसेंस होता है वो उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। तो प्रोडक्शन के साथ तो ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, वेंडर चंक्स हमको नहीं लगता है कि अब अलाउ होता है, कि ये भी हटा दिया गया है। वेंडर चंक्स भी हटा दिया गया है हमको। ये ट्रू अगर कर दे, जबकि फॉल्स होना चाहिए, वो हटा दिया गया है, हम जानते हैं, बट फिर भी बता दिया नॉट अलाउड। ये पहले से अंदर में कॉन्फ़िगर में डाल दिया गया। और बिल्ड ऑप्टिमाइज़र तो ठीक है, ये आप बिल्ड ऑप्टिमाइज़ कर दो जितना भी हो सकते हैं, ट्री शेकिंग वगैरह जितना भी होता है ना, बिल्ड ऑप्टिमाइज़र ट्रू। तो ये अरे यार सॉरी, अंदर ही लिखता चला गया। बिल्ड ऑप्टिमाइज़र यहाँ पर ट्रू हो गया, ये भी हटा दिया गया है क्या? बिल्ड ऑप्टिमाइज़र ये भी नॉट अलाउड है। चलिए ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ करके ही आगे देता है। तो ये जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके प्रोडक्शन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यही है आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी चीज़ को जब आप प्रोडक्शन के साथ लिख दिए तो यही आप किसके साथ रखें? स्टेज के साथ। वहाँ भी बजटिंग का सीन होगा, लेकिन डेवलपमेंट में बजटिंग का सीन नहीं है, इसलिए बजटिंग नहीं है। अब फाइल रिप्लेसमेंट का कोई सीन नहीं है, तो इसलिए फाइल रिप्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है ना? मानते नहीं तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कर दिया। इसी जगह पे हम इसको स्टेज के लिए भी कर देते हैं। तो चलिए एक और बना लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं, इस जगह पे कॉपी किया, एक और कर देते हैं स्टेज। ठीक है, इसमें डाल देते हैं प्रोडक्शन ना हो करके इसको करते हैं स्टेज। ठीक है, ये डाल दिए। अब यहाँ प्रोड के बदले कर दिए stage.ts। अब ये सब चीज़ डालते हैं क्योंकि ये भी सर्वर पे ही जाएगा। स्टेज थर्ड पार्टी यूआरएल, थर्ड पार्टी नहीं मतलब कोई और यूआरएल यूज़ करेगा, डोमेन यूज़ करेगा, .com जो भी है इसके स्टेज के लिए जो एक्स्ट्रा लिया गया वो। तो सेम चीज़, लेकिन आप यहाँ सोर्स मैप ट्रू कर दीजिए ताकि अगर स्टेज पे कोई गड़बड़ी है तो आपको ये बता देगा कि कोड कहाँ से आ रहा है। तो आप डेवलपमेंट में बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? मज़ेदार। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। ऐड ऑफ टाइम कंपाइलेशन ट्रू रखिए, और इसलिए बात है बिल्ड में स्टेज पे जाने से पहले भी वो बिल्ड सक्सेस कर देगा। अगर एरर है तो शो कर देगा। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया चीज़ें इस जगह पर। लेकिन अगर ये आपने स्टेज के लिए बनाया है तो आपको यहाँ पर भी स्टेज के लिए बनाना पड़ेगा। तो इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट, और प्रोड के बदले में इसको करते हैं रीनेम यहाँ पर, और कॉपी हटाता हूँ मैं और प्रोड को कर देता हूँ स्टेज। ठीक है, और स्टेज पे जाएगा तो प्रोडक्शन यहाँ क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि हमें प्रोडक्शन पे नहीं देखना है।
तो ये कि आप चेक कर सकते हैं कि कोई कोड अगर फॉल्स पे है तो नॉन प्रोडक्शन वाले पे चलेगा सारा कोड। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अगर स्टेज का ऐसा एक डोमेन है तो ये यूआरएल यूज़ होगा। होप आप ये समझ रहे होंगे कि इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये देखते हैं हमने क्या किया, एनजी सर्व कॉन्फ़िगरेशन स्टेज कर दिया, बिल्ड तो कर रहा है। क्या है, प्री बिल्डिंग हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड बट विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज स्ट्रिप्स ऑप्टिमाइजेज इनेबल्ड। अब मैं यहाँ फॉल्स हुआ। अब ये देखिए आपको कुछ दिख रहा है, यूआरएल चेंज हो गया, प्रोडक्शन फॉल्स। तो ये आप अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू? देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे सर्व को किया, यहाँ पर स्टेज वाला नहीं था, इस जगह पे स्टेज का कॉन्फ़िगरेशन नहीं था। तो हमने ये सर्व में हम जब चलाए थे एनजी सर्व, तो एनजी सर्व चला, ये बिल्डर के लिए था। वो कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डेवलपमेंट, तो वो उसने इसको चलाया, बिल्ड टारगेट वो ये वाला चलाया। और जब डेवलपमेंट वाला चला तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये जो कि environment.ts का चला। और जब environment.ts चला तो उसका क्या था, लोकल होस्ट चला, इसलिए वहाँ लोकल होस्ट आ रहा था। उसके बाद मैंने क्या चला दिया, कॉन्फ़िगरेशन, ये एनजी सर्व -f कॉन्फ़िगरेशन स्टेज। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसी कॉन्फ़िगरेशन में स्टेज के लिए लिख दिया क्या, तो भैया ऐसा है कि बिल्ड टारगेट क्या करो, एनवायरनमेंट डेमो में जाओ, बिल्ड बनाओ और स्टेज का चलाओ। और ये स्टेज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा, यहाँ आके देखते हैं, ये फाइल रिप्लेसमेंट करो किसके साथ, environment.ts को रिप्लेस कर दो एंगुलर के एनवायरनमेंट के स्टेज के साथ। और एनवायरनमेंट स्टेज क्या है यहाँ पर, ये है प्रोडक्शन फॉल्स, यूआरएल चेंज। और देखिए हमारा यूआरएल हमारा ऐसे आ गया, है ना मज़ेदार। तो ये इसी तरीके से हम एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ कि एपीआई कॉल करना है किसी वजह से, तो मैं स्टेज के हिसाब से मैं इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, ये अब मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, HTTP ये ला के रख देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ हम पूरा लगते हैं कि यहाँ से हमारा लास्ट वाला सिर्फ डेटा रखते हैं कि getCourse.php। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इससे करते हैं रिप्लेस, Ctrl+V। ठीक है, ये डेटा ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट में हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा, देखिए आ गया, ये हमारा API यूआरएल चेंज हो गया। अब अगर इस जगह पे राउटिंग का काम, चलिए हम होम पे करने की कोशिश करते हैं, कर रहे थे, बट मैं ऐप कंपोनेंट पे ही अभी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ऐप कंपोनेंट में ही क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टैंड अलोन है, मैं इसमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ले लेता हूँ, क्लाइंट मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट को इसमें डाला। क्या कह रहा है ये कह रहा है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। अगर मैं मॉड्यूल डालूँ, यहाँ से करा कि आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कहाँ, main.ts में, main.ts कुछ कॉन्फ़िगरेशंस इसके होंगे बने हुए, हम उसमें जाते हैं, ऐप कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ है भैया, ठीक है, देखते हैं, ऐप कॉन्फ़िग बना हुआ है, ऑटोमेटिकली बन के आया था। यहाँ पे देखिए प्रोवाइडर्स था, राउटर था, सब कुछ दिया बना हुआ है। मैं अगर इसके साथ एक और चीज़ कर दूँ, अरे कम ऑन आ जा, यहाँ से अगर ऐसे करूँ और इसमें लिखते हैं कि प्रोवाइड HTTP क्लाइंट HTTP डाल दी, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ main.ts में ये ऐप कॉन्फ़िगरेशन में हमने प्रोवाइड HTTP क्लाइंट दे दिया। पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ करते थे हर मॉड्यूल में, लेकिन अब स्टैंड अलोन जब से हो गया है तो आप उस जगह पर प्रोवाइड HTTP क्लाइंट यूज़ करेंगे। इसमें और भी है, फैच विद फैच है, और उसका डिपेंडेंसीज़ का है, जो इंटरसेप्टर को अगर यूज़ करना है तो इंटरसेप्टर डिपेंडेंसीज़ है, ये अलग चैप्टर है, वो मैंने पहले भी बताया है, आप प्लीज़ जाके मेरे सीरीज़ की वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो मेरा ये कंसर्न है कि जैसे आपने प्रोवाइड HTTP क्लाइंट यहाँ यूज़ किया ऐप कॉन्फ़िगरेशन में, आप लायबल हो जाते हैं HTTP क्लाइंट को यूज़ करने के लिए। तो हमने क्या किया, HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट किया कॉमन HTTP से, और यहाँ पर हमने डाल दिया इस जगह पर। अब यहाँ पर ng ऑनइट यूज़ करते हैं। अब देखिए ng ऑनइट में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब
यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इस पे लिख रहा हूँ दिस डॉट http client डॉट गेट, और ये गेट में हम इसमें डाल देते हैं क्या, एक जो एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट हमारा क्या है इस जगह पर, अगर देखेंगे तो एंड पॉइंट हमारा है गेट कोर्सेज डॉट php। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और स्लैश करके गेट कोर्सेज डॉट php डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा, डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद अब इसमें देखिए सब्सक्राइब का और भी चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट, ये देखिए अलग चैप्टर है जो कि मैं पहले भी आई थिंक बताया है, तो ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे एरर वगैरह जो भी शो करना होगा आप एरर शो कर सकते हैं, एरर। और ये आई मीन एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आप देख लीजिएगा, ये सब तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये डाल दिया। अब ये एरर क्या है, बस ये रीड ओनली का एरर है और कुछ नहीं। आप इसको अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको रीड ओनली यूज़ करिए तो एरर आपका चला जाएगा। इसमें कर दिया मैंने सेव, लेकिन देगा ये एरर। एरर इसलिए देगा क्योंकि देखिए 200 दिया क्योंकि हमारा सेम HTML पेज रिटर्न कर दिया, ठीक है। रीज़न बीन कि हमने इन्वायरमेंट को तो यूज़ ही नहीं किया, राइट। यूज़ तो करना पड़ेगा ना, ये इन्वायरमेंट हम क्या मुंह देखने के लिए तो नहीं लाए नहीं है। तो इस इन्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर प्रोडक्शन फॉल है और ये रहा API URL। तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं environment environment डॉट API URL प्लस। आप प्लस कर दें, चाहे आप वो आई मीन स्ट्रिंग का जो आता है इंटरपोलेशन उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मॉडिफाई होता है ना इस जगह पर जो टिल्ट कैरेक्टर के साथ यूज़ करते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये मैंने डाल दिया। जैसे डाल के हम यहाँ रीड करेंगे, देखिए ये क्या दिया एरर, ये दिया हमारा फेल हो गया। फेल हो गया किस कारण से, कॉर्स पॉलिसी के चलते। अलाउ कंट्रोल अलाउ ओरिजिन जो है ये वाला हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर पे प्रॉब्लम है। वहाँ पर जो हमारा जो ये डेटा आ रहा है वो एक्चुअली में हमने कॉन्फ़िगर यहाँ से नहीं भेज रहे हैं, जहाँ पर कि हम क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी हमारा 4200 के लिए अलाउड है या नहीं, ठीक है। तो ये क्रॉस पॉलिसी का एरर है, ये आपके इसका एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने क्या चलाया था, स्टेजिंग का चल रहा था, राइट। अगर देखेंगे तो हमारा क्या चल रहा है, स्टेजिंग का चल रहा है ना, स्टेज का। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारा कोड क्या रन हुआ था, यहाँ पर कंट्रोल C करके आपको चेक कराते हैं क्या हमने रन किया था, ये स्टेज चलाया था। अब ng सर्व करके आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर कर दें तो डेवलपमेंट अपना चलेगा, ठीक है। ng सर्व कर दिए तो देखिएगा ये वाला चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो API का जो है ये लोकल होस्ट इतना हट करके हमारा सिर्फ लोकल होस्ट रहेगा, जो हमने मतलब जो हमने दिया है या कॉन्फ़िगरेशन में है ना हमारा इन्वायरमेंट का जो है नॉर्मल। किधर गया, मैंने तो बंद कर दिया था इनफैक्ट। इन्वायरमेंट का कहाँ गया भाई, तुम आ जाओ, ये नीचे में होगा, ये वो हमारा सिर्फ लोकल होस्ट से आएगा, उतना लंबा URL नहीं आएगा, ठीक है। चेक करते हैं, ये देखिए फॉल्स हो गया, लोकल होस्ट सिर्फ। तो देखिए एक कमांड से सारा कुछ होता है, इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करें। फिर आता है प्रॉक्सी JS, जहाँ पर प्रॉक्सी यूज़ करते हैं जो आपके क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी को लेकर के भी वो इग्नोर कर देता है। बट मैं चाहूँगा कि वो यूज़ ना करें, तो क्योंकि ये थोड़ा सा सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सर्वर पे जाके कॉन्फ़िगर कर लें कि जिस लोकल होस्ट 4200 से अगर कोई डेटा, कोई HTTP रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे एक्सेप्ट करें, वरना वो रिजेक्ट करें, जैसा कि आपके पास क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूँ कि हमने क्या लिखा है वहाँ पर, देखते हैं हमारे पास 4200 का है भी या नहीं। तो हमारा किस चीज़ का था, लॉन्च था, कहाँ से आ रहा भैया, ये तो चेक कर लें स्टार्टिंग में कौन सा स्टेज का था, राइट। ये था हमारा विल लॉन्च नाउ, ठीक है, ओके, ठीक है, 2023 के अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से गया, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसके अंदर में हमारा फ्रंट एंड से आ रहा होगा या एडमिन से आ रहा होगा, कहीं से तो आ रहा होगा PHP APIs गेट कोर्सेस, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, इसमें देखते हैं कि हमने अलाउ किया है या नहीं किया है, वो हम चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हेडर मिसिंग है, हमने अलाउ किया ही नहीं क्रॉस ओरिजिन पर। तो यही हेडर आप अगर आप चेक जब कर लेंगे तो आपको
ये इस डोमेन से जो भी डेटा आएगा वो आपको डेटा मिल जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम एनवायरनमेंट क्यों लगाते हैं, क्यों कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस जगह पे लेके, खासकर एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा चीज़ देखिएगा कि जो था डिसएडवांटेज को लेकर के। वो डिसएडवांटेज ये है कि आप यहाँ पर स्टैटिकली डेटा डाल रहे हैं, राइट, प्रोडक्शन ट्रू, एपीआई यूआरएल वगैरह 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 वगैरह। जब आप माइग्रेशन पे जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, तब तो ये आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा ना, हर बार ये फाइल चेंज करना पड़ेगा। तो उस जैसे कि प्रॉड की अगर हम बात करें, देखिए मैं थोड़ा सा दूर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉड यहाँ पे ट्रू है, एपीआई यूआरएल ये है। अब आपने हार्ड कोड कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि ये डोमेन से हमारा ये एप्लीकेशन इस डोमेन के बाद दूसरे डोमेन पे भी चले, कोई और डोमेन आपने बुक किया और यही सेम एप्लीकेशन, तब क्या होगा, आप आके इसके सेटिंग को चेंज करेंगे। तो मेन है कोड का इंटरेक्शन होना, आप कोड से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तब क्या करते हैं, जैसे कि आप AWS में जाएंगे या किसी जगह पे जाते हैं तो वो कुछ आपको डायनेमिक वेरिएबल देते हैं, जिसके वेरिएबल कन्फिग्रेशंस किए जाते हैं AWS में, और वो वेरिएबल्स आप यहाँ पर सब टाइटल या करके जो भी वेरिएबल्स आपका है वो हैश करके आपका कोई भी वेरिएबल का नाम आ जाता है, सब टाइटल जो भी आप कर सकते हैं। आप जो वेरिएबल यहाँ देंगे, सर्वर इस वेरिएबल को उठाएगा, AWS का सर्वर, और उसको वहाँ पर से ही चेंज कर देगा। समझ गए कितना आसान है। तो ये थोड़ा सा माइग्रेशन है कि आप इस एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको एक हिंट दिया, जब कई बार आप प्रोजेक्ट में जाएंगे काम करने के लिए, तो आपको यहाँ पर इस तरह से product.prod.ts में इस तरह से URL नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे कुछ है वेरिएबल टाइप का मिलेगा, जो आप खोजेंगे भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन आपके लोकल फोल्डर में है ही नहीं, वो आपके सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पर कि जो आपके API का डेटा है, ये वेरिएबल आपका AWS में यूज़ होता है, और यही वेरिएबल चेंज कर देता है उस वैल्यू को जो वहाँ AWS में कॉन्फ़िगर्ड है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपका जितना भी है स्टेज ये तो लोकल चाहिए, क्योंकि आपको सर्वर से मतलब वर्ल्ड से तो कोई लेना देना है नहीं, तो आप यहाँ पे हार्ड कोडेड रख सकते हो। आप इसमें कोई भी देखिए, ऐसा नहीं कि आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर में सिर्फ ऐसे रखना है, आप ऑब्जेक्ट के अंदर में ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, ABCD कुछ भी रख सकते हैं। ये मत समझिए कि कुछ भी कोई भी की आप रख सकते हैं जो आपको ज़रूरत पड़े, एरे वगैरह जो आपकी मर्जी सब रख सकते हैं, ठीक है। समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिससे आपको डेटा लेकर के यूज़ करना है, तो जो आपको दुनिया को नहीं दिखाना है और उसको आपको प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। ये था एनवायरनमेंट, ये था एनवायरनमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, ये था एनवायरनमेंट को यूज़ करना, और ये था एनवायरनमेंट के बारे में बताना कि प्रॉड पे कैसे आपको मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो थैंक्स बटन भी इनेबल हो चुका है हमारा। अगर आपको लगता है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए तो आप दिल खोल कर सकते हैं, वरना एवरीथिंग इज ऑल राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बन जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।